नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिडन स्टूडियो पे। आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स और हम हैं अनीशा सिंह आनंद। आज क्राइम टेल्स में हम आपको कहानी सुनाएंगे कि कैसे हमारे न्यायिक व्यवस्था से जूरी सिस्टम को हटाया गया। ये एक बहुत बड़ा वाटरशेड मोमेंट था। तो सबसे पहले आपको जूरी सिस्टम के बारे में बता देते हैं। जूरी सिस्टम एक्चुअली में ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो अपने साथ जूरी सिस्टम लेकर आए। उससे पहले सब कुछ पंचायती राज के ऊपर ही आधारित था, लेकिन ब्रिटिश राज के आने के बाद न्यायिक व्यवस्था में बदलाव हुआ और जूरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। जूरी सिस्टम के तहत किसी कोर्ट में एक जज हुआ करते थे और उनके साथ 12 जूरी मेंबर्स की एक टीम हुआ करती थी। इन जूरी मेंबर्स को इसलिए रखा जाता था ताकि किसी एक केस में पब्लिक ओपिनियन भी मिले, मतलब कि सोसाइटी के अलग अलग वर्ग से, अलग अलग जेंडर से लोगों के ओपिनियन उस केस के बारे में मिले और उस आधार पर एक फेयर ट्रायल हो। हालांकि इसका ऑब्जेक्टिव एक फेयर ट्रायल था, लेकिन आयरॉनिकली बहुत बार ऐसा हुआ था कि जूरी अपना वर्डिक्ट देने में बायस्ड हो जाती थी या प्री कंसीव्ड नोशन से अपने वर्डिक्ट्स दिया करती थी या फिर किसी दबाव में आकर अपने वर्डिक्ट्स देती थी। तो इस कारण जूरी सिस्टम को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था। भारत में पहली बार जूरी सिस्टम के तहत जो ट्रायल हुआ था वो हुआ था सन 1665 में, जब मिसेस एसेंशिया डावस नाम की एक महिला के ऊपर चार्जेस लगे थे कि उसने अपनी एक इंडियन स्लेव की हत्या कर दी थी। ये स्लेव एक माइनर थी। जैसा कि आपको बताया कि इस केस में भी 12 जूरी मेंबर्स की एक टीम थी और साथ में एक जज थे, और इन जूरी मेंबर्स में 6 ब्रिटिशर्स और 6 पोर्टुगीज थे। जब ट्रायल शुरू हुआ तो मिसेस डावस के ऊपर सारे चार्जेस सही माने गए और उन्हें गिल्टी करार दिया गया। लेकिन जैसे जैसे ये मुकदमा आगे बढ़ा, दलीलें एक दूसरे को दी गई, तो ये जो जूरी थी वो पलटती हुई नज़र आई और अंत ये हुआ कि मिसेस डावस को उसके सारे चार्जेस के अगेंस्ट रिलीज़ कर दिया गया, जबकि ये साफ दिख रहा था कि उसने एक माइनर स्लेव की हत्या की थी। तो ये एक मोमेंट था जहाँ पे जूरी सिस्टम के ऊपर, इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हुआ था। और उसके बाद जब तक जूरी सिस्टम एग्जिस्ट करता रहा, लोग धीमी आवाज़ में ये बात करते रहे कि ये जूरी सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है। खैर, फिर समय बीतता गया और उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो गया। ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन फिर भी जूरी सिस्टम हमारे जुडिशरी का पार्ट बनकर रह गया था। लेकिन फिर हुआ 1959 का द फेमस के.एम. नानावटी केस, और इसके बाद इस पूरी जूरी सिस्टम की व्यवस्था के ऊपर एक सवालिया निशान बहुत बड़ा खड़ा हो गया था। के.एम. नानावटी केस के बारे में आप लोगों में से बहुत कोई जानते होंगे। इस केस के ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है रुस्तम, जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया है और उन्होंने कावस मानेकशॉ नानावटी का कैरेक्टर प्ले किया है। के.एम. नानावटी एक नेवल ऑफिसर थे और उनकी पत्नी थी सिल्विया। के.एम. नानावटी अपनी पत्नी सिल्विया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें अक्सर काम के कारण देश के बाहर रहना पड़ता था, समंदर में रहना पड़ता था, लंबे लंबे ट्रिप्स लेकर अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ता था, और यहाँ सिल्विया बॉम्बे में रहकर काफ़ी अकेला महसूस करती थी। इस बीच उनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही हैंडसम दिखने वाले बिजनेसमैन से जिसका नाम था प्रेम आहूजा, और दोनों के बीच में एक अफेयर शुरू हो जाता है। क्योंकि नानावटी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और सिल्विया को भी पता था कि उनका पति उनसे बहुत प्यार करता है, तो वो भी एक तरीके से गिल्ट में जा रही थी। और जब इस बार के.एम. नानावटी अपने ट्रिप से वापस आते हैं तो सिल्विया उनके सामने कन्फेस कर देती है कि उसका अफेयर एक बिजनेसमैन प्रेम आहूजा के साथ चल रहा है। के.एम. नानावटी ये बात सुनकर सकते में आ जाते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत सारे सवाल नहीं करते। वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को लेकर एक थिएटर में जाते हैं,
उन दोनों को मूवी दिखाने के लिए बिठाकर वो खुद अपने ऑफिस चले जाते हैं और वहाँ पर उनकी एक पिस्टल रखी रहती है। वो पिस्टल वहाँ से उठाते हैं और वो सीधा प्रेम आहूजा के बंगले पर जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो प्रेम आहूजा से पूछते हैं कि क्या तुम सिल्विया से शादी करोगे? तो वो बहुत ही कैजुअली हंस के जवाब देता है कि नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। ये जवाब सुनते ही केएम नानावटी उसी समय उसके ऊपर अपनी पिस्टल तान देते हैं और एक साथ 3 गोलियां फायर कर देते हैं। प्रेम आहूजा वहीं पर ढेर हो जाता है। इस घटना को अंजाम देने के बाद केएम नानावटी खुद ही पुलिस में जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद इस केस का ट्रायल शुरू होता है। केस जब कोर्ट में जाता है तो केएम नानावटी खुद सबको बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जूरी के सभी मेंबर्स ये सारी बातें उनके मुंह से सुनते हैं, लेकिन फिर भी जूरी ने अपने जजमेंट में केएम नानावटी को नॉट गिल्टी करार दिया। इसका कारण क्या था ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि उनमें से एक कारण, एक थियरी जो निकल के आती है वो थी कि मीडिया में जिस तरीके से इस पूरे केस को प्रेजेंट किया गया था उससे ये जूरी बहुत हद तक अफेक्टेड थी। मीडिया में केएम नानावटी को एक हीरो की तरह दिखाया गया था और इस पूरे ऑनर किलिंग को जस्टिफाई किया गया था। तो माना ये जा रहा था कि ये जूरी बहुत हद तक उस न्यूज़ से, केएम नानावटी के अपने पर्सनल ऑरा से बहुत हद तक इन्फ्लुएंस थी और बायस्ड होकर उन्होंने ये जजमेंट दिया था। हालांकि जो इस केस के जज थे उन्होंने इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया और इस केस को बॉम्बे हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट में दोबारा इस केस का ट्रायल हुआ और इस बार केएम नानावटी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद गवर्नर ने इस पूरे सज़ा को ओवरटर्न कर दिया, इस पूरे सज़ा को रद्द कर दिया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के इस आदेश को खारिज कर दिया और केएम नानावटी को जेल भेज दिया। लेकिन 1963 में हेल्थ इश्यूज़ के ग्राउंड पर केएम नानावटी को पैरोल मिल गया और उसके बाद वो सिल्विया के साथ और अपने बच्चों के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए। और फाइनली फिर 1973 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस पूरे सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। हालांकि केएम नानावटी केस एक वाटरशेड मोमेंट रहा है हमारे इंडियन जुडिशरी के हिस्ट्री में। हालांकि ये वो आखिरी केस नहीं था जो कि जूरी सिस्टम के तहत हुआ था। इसके बाद भी कई केसेस होते रहे थे। जूरी सिस्टम के तहत जो आखिरी क्रिमिनल केस हुआ था वो था कलकत्ता में सन 1967 में, जिसमें 2 कम्युनिस्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगा था एक दीपक सरकार नाम के इंसान के मर्डर का। और ये केस जनरल इलेक्शंस के टाइम पे हुआ था। आप क्या सोचते हैं इस पूरे जूरी सिस्टम के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ क्राइम टेल्स के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।